Good morning, friend. We are discussing about the revision through MCQ question of the 1st June 2022. Let's see the first question. First question GST compensation to the state से रिलेटेड है. फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है क्या जो GST एक्ट है वो गारंटी करता है कंपनसेशन अगर मतलब जीएसटी को इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद अगर कुछ लॉस होता है रेवेन्यू का और तो क्या ये सही है. और जो टाइम पीरियड लिखा जाता है कितने टाइम पीरियड तक कंपनसेशन दिया जाए क्या वो 10 ईयर है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इतना ही बोलती है. सेकंड स्टेटमेंट की बात करेंगे. जो कंपनसेशन है वो 2015-16 के बेस ईयर को मानते हुए 14% ग्रोथ रेट के साथ दिया जाएगा, लेकिन किसके साथ कंपेयर करके तो करंट जीएसटी रेवेन्यू. क्या स्टेटमेंट सही. आई अगैन रिपीट द क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट करती हूँ. अंडर द जीएसटी एक्ट 2017 स्टेट आर गारंटीड कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ रेवेन्यू ऑन अकाउंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर. द स्टेटमेंट इज राइट. सेकेंड देखते हैं. द कंपनसेशन इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन डिफरेंस बिटवीन द स्टेट करंट जीएसटी एंड प्रोटेक्टेड रेवेन्यू आफ्टर एस्टिमेटिंग एंड एनुअलाइजिंग 14% ग्रोथ रेट फ्रॉम द बेस ईयर ऑफ 2015 एंड 16. तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है. तो अगर हम सही की बात करें तो सिर्फ बी यहाँ पे सही है, लेकिन फर्स्ट गलत है क्योंकि यहाँ पे वैसे पूरी स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये जो 10 ईयर लिखा हुआ है ना ये थोड़ा सा गलत हो जाता है. तो ये कितना गलत होता है तो ये 5 साल के लिए गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया था. और ये जो है कुमुलेटिव ग्रोथ रेट है, मतलब जो 14% दिया जाता है. मान लीजिए आज मेरा जो रेवेन्यू है वो 100 है, एक स्टेट का मान लीजिए 100 है, तो अगले साल जो 114 होना चाहिए था. अगर कुछ कम होता है तो कंपनसेशन दिया जाए. मान लीजिए जो रेवेन्यू बढ़ा है कितना बढ़ना चाहिए था, मतलब कंपनसेशन के हिसाब से तो 14%, 114 हो जाना चाहिए था. लेकिन अगर 112 हो जाता है तो इन दोनों का डिफरेंस दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अंडर दिस एक्ट, राइट. और अगर अगले साल तो ये 114 जो है बेस ईयर रखा जाएगा, 114 जो है बेस ईयर रखा जाएगा एंड इसमें 14% का ग्रोथ निकालना है. और अगर उससे कम आता है तो गवर्नमेंट देगी, राइट. तो कुछ इस तरीके का कुछ हिसाब किताब है. आगे बढ़ चलते हैं. अगला क्वेश्चन है. होस्टिंग यूज एंड डिस्प्ले ऑफ द फ्लैग इज गवर्न बाय द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू ऑनरिंग एक्ट ऑफ 1971. मतलब ये है कि अगर हम होस्ट करते हैं फ्लैग को एंड डिस्प्ले करते हैं तो जो इसका जो द फ्लैग गवर्न बाय द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट, मतलब देखो अगर हम होस्ट करते हैं फ्लैग को ओके और अगर हम उसकी इंसल्ट भी करते हैं फॉर एग्जांपल, या फिर हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं या कहीं पे होस्ट करते हैं किसी बिल्डिंग पे, किसी चौबतरे पे, किसी भी एक ऐसी जगह जहाँ पे इसको प्रोहिबिट किया गया है या फिर यहाँ पे हम उड़ा सकते हैं लाइक दैट, तो ये पूरा का पूरा जो केस है वो गवर्न होता है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू ऑनर एक्ट ऑफ 1971. सेकंड देखते हैं. अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 51A हैज इम्पोज अ बाइंडिंग ड्यूटी अपॉन हिज सिटीजन टू रिस्पेक्ट एंड अडहेयर टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द नेशनल फ्लैग ऑफ द कंट्री. मतलब ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आर्टिकल 51A इम्पोज करते हैं बाइंडिंग ड्यूटी किसके ऊपर, सिटीजन के ऊपर. क्यों? क्योंकि वो रिस्पेक्ट करें किसको, कॉन्स्टिट्यूशन को और हमारे नेशनल फ्लैग को. कौन सी स्टेटमेंट आपके हिसाब से सही है. देखो सही की बात करें तो सिर्फ फर्स्ट ए सही है, सिर्फ ए सही है. क्योंकि देखो जो भी हमारे नेशनल फ्लैग से जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो 1971 के एक्ट के हिसाब से ही गवर्न होते हैं ओके. लेकिन अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात देखें तो ये गलत क्यों है. अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 51A हैज इम्पोज अ बाइंडिंग ड्यूटी नहीं आएगी है ना, अपॉन इट्स सिटीजन टू रिस्पेक्ट एंड अडहेयर टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द नेशनल फ्लैग ऑफ द कंट्री. तो मेरे हिसाब से ये जो बाइंडिंग है ये वर्डिंग गलत है. एनीवे देखो अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 51 इम्पोज अ नॉन बाइंडिंग, तो नॉन बाइंडिंग ड्यूटी जो है सिटीजन को दी जाती है एंड अडहेयर टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल फ्लैग ऑफ द कंट्री. Another provision is related to the 19 clause 1A which deal with the freedom of speech and expression which involve the right to fly the national flag. The hosting, use and display of the flag is governed by the Prevention of Insult to the Honor Act of 1971 and the Flag Code of 2002. ओके तो इसके हिसाब से गवर्न होता है. आगे बढ़ चलते हैं. अगला क्वेश्चन PM किसान स्कीम के ऊपर पूछा जा रहा है. पहला क्वेश्चन है या फिर फर्स्ट स्टेटमेंट है, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है. अंडर द स्कीम इनकम सपोर्ट जो 6000 दिया जाता है पर ईयर provide to small and marginal farmer. The state government and union territory administrator identify the farmer who are eligible for the scheme and share the list with the center. तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है. It is central sector scheme with 100% funding from the government of India. The scheme was launched in December 2018. Under the scheme, the income support of 6,000 per year is provided to small and marginal farmer. The state government and union territory administration identify the farmer who are eligible for the first scheme and share the list with the center. आगे बढ़ चलते हैं. अगले क्वेश्चन नैनो यूरिया लिक्विड के बारे में आपको बताना कौन सी यहाँ पे स्टेटमेंट सही है. नैनो यूरिया लिक्विड हैज़ अ न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी कंपेयर टू द कन्वेंशनल यूरिया. मतलब जो नैनो यूरिया लिक्विड है उसकी हायर न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी है. मतलब अगर हम एफिशिएंसी के टर्म में देखें तो नैनो जो यूरिया है उसकी ज़्यादा एफिशिएंसी है. लॉन्ग रन की बात करें तो जो नैनो यूरिया लिक्विड जो है रिड्यूस कर सकता है एमिशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड इनटू सॉइल और वाटर बॉडीज.
नंबर 3 देखते हैं, इट इम्प्रूव इल्ड, बायोमास, सोयल हेल्थ एंड न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द प्रोड्यूस। तो आप होता है ना कौन सा यहाँ पे सही है, देखो सही की बात करिए तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है। नैनो यूरिया लिक्विड जो है पोटेंशियल टेक्नोलॉजी है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया है। नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर गुजरात के अंदर, गुजरात में भी कलोल वाली जगह है। इफ्को के प्राइस की बात करें, प्राइस नैनो यूरिया लिक्विड 240 पर बॉटल विच इज 10% चीपर देन दोस्त ऑफ द बैग ऑफ कन्वेंशनल यूरिया। तो इसकी सबसे अच्छी बात ये इंसेंटिवाइज करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा इसकी जो प्राइस है उसको थोड़ा कम किया गया है। नैनो यूरिया liquid is environmental friendly, smart fertilizer with the nutrient use efficiency and sustainable solution for a curtailing pollution and reduction in a global warming in the long run, as it reduce the carbon emission of the nitrous oxide into soil, air and water bodies. The size of the one nano urea particle is 30 nanometer, and when compared to the conventional urea, it has about 1000 times more than surface area to volume size when compared to granular area, right? तो इसकी ये कुछ विशेषताएं हैं, बाकी आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में कुछ और बातें दे रखी है जो इंपॉर्टेंट हो सकती है, एक बार बताने की कोशिश करते हैं। एफका सेड की जो नैनो यूरिया रिक्वायरमेंट है विल बी लोअर देन कन्वेंशनल यूरिया फर्टिलाइजर टू फुलफिल प्लांट नाइट्रोजनस रिक्वायरमेंट। डेफिशिएंसी है डेमोस्ट्रेटेड नैनो यूरिया इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्टिविटी, मतलब ऐसा माना जाता है कि नैनो यूरिया से क्रॉप प्रोडक्टिविटी इंहांस होगी। रिक्वायरमेंट जो कन्वेंशनल यूरिया की है वो 50% से डिक्रीज हो जाएगी। और फर्दर एप्लीकेशन की बात करते हैं तो ये जो है इल्ड वगैरह को इम्प्रूव करता है, बायोमास की जो अवेलेबिलिटी है या फिर बायोमास को बढ़ाता है, सोयल हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ द प्रोड्यूस को भी बढ़ाता है। आगे बढ़ चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अस्त्रा MK1 एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। अस्त्रा मार्क 1 जो है एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। ये जो है डेसिग्नेट की गई है DRDO के द्वारा फॉर डिप्लॉयमेंट ऑन फाइटर जेट लाइक सुखोई 30। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है, बाकी आप इसके बारे में देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम 2022 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द फोरम वाज रिसेंटली हेल्ड एट जेनेवा, स्विट्जरलैंड। इट रिप्रेजेंटेड यूनाइटेड नेशन फर्स्ट एंड लार्जेस्ट एनुअल गैदरिंग ऑफ द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट कम्युनिटी। तो दोनों की दोनों सही है। द फोरम जो है रिसेंटली हेल्ड जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर हुई है। द समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम 2022 रिप्रेजेंट द यूनाइटेड नेशन फर्स्ट and largest annual gathering of the communication technology for development community, organized by International Telecommunication Union, UNESCO, UNDP, UNECTAD in close collaboration with the ऑल दीज थिंग्स। आगे बढ़ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में वैली ऑफ फ्लावर के बारे में पूछा जा रहा है, क्या ये लोकेटेड है उत्तराखंड के अंदर। इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट का हिस्सा दिया गया 2005 में। ये जो है टेम्परेट अल्पाइन जोन में कंप्लीटली लाई करती है, तो ये आपको बताना। तो मेरे हिसाब से तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है। ये जो है उत्तराखंड के अंदर लोकेटेड है। 1982 में नेशनल पार्क को घोषित किया गया। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये 2005 में बनी थी। और जो वैली है एक्सीडेंटली डिस्कवर की गई थी ब्रिटिश माउंटेनियर के द्वारा, उनका नाम यू कैन सी है। और ब्लू पोपाई डिस्क्राइब बाय द क्वीन ऑफ फ्लावर कैन ऑल्सो बी फाउंड है। तो ब्लू पोपाई जो जिसको क्वीन ऑफ फ्लावर के नाम से जाना जाता है वो यहीं पे मिलता है। आई थिंक दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द वैली ऑफ फ्लावर। अच्छा, द रीजन हैज़ अ रिच फॉनल डाइवर्सिटी, जिसमें स्पीसीज लेपार्ड, मस्क डियर, ब्लू शिप आती है। ये जो है यूनिक ट्रांजिशन जोन माना जाता है माउंटेन रेंज ऑफ द जांस्कर एंड ग्रेट हिमालय। ये जो पार्क है वो टेम्परेट अल्पाइन जोन में लाई करता है। आगे बढ़ चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे अगर हम चलेंगे तो अगला क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुके हैं एंड लेट्स सी द क्वेश्चन। 36% ऑफ इंडिया डिस्ट्रिक्ट आर क्लासिफाइड ओवर एक्सप्लॉइटेड और क्रिटिकल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट वाटर अथॉरिटी। CGWA was formed under the Environment Protection Act. India has the largest area under groundwater irrigation in the world. तो आपको कौन सा यहाँ पे सही है? तो ये बिल्कुल थर्ड स्टेटमेंट सही है। अगर थर्ड स्टेटमेंट सही है तो ये सही नहीं हो सकती है और ये सही नहीं हो सकता है। ठीक है, ठीक है। अब सेकंड या फिर फर्स्ट में से एक को चुनना है, तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। देखो, CG was formed under Environmental Protection Act, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ओके, 36% ऑफ इंडिया डिस्ट्रिक्ट आर क्लासिफाइड ओवर एक्सप्लॉइटेड और क्रिटिकल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो, ये जो स्टेटमेंट है ओवरऑल सही है कि जो 36% इंडिया की जो डिस्ट्रिक्ट है वो ओवर एक्सप्लॉइटेड है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो ये बताया गया है वो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के द्वारा नहीं बताया गया है। मैं बताती हूँ ये किसके द्वारा बताया गया है, जस्ट अ सेकेंड। अबाउट 29% सच नोट 26% आउट ऑफ वर यूनिट एक्सेस ज्वाइंट बाय ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट। अच्छा, देखो, जो स्टेटमेंट सेकंड है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया है अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, मतलब सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी जो है 1986 एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू बनाई गई है। 67% ऑफ टोटल इरीगेशन इंडिया हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर वेल कवर्ड इरीगेशन सिस्टम। तो याद रखिए, चाइना विद 19 MHA और मिलियन हेक्टेयर और हमारा 39 है। USA विद 17 मिलियन हेक्टेयर जो है थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे लाई करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
जेट स्ट्रीम अकर इन द नदर हेमिस्फीयर ओनली, क्या आपको लगता है? तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत हो जाए, तो फर्स्ट को तो आप हटा ही दीजिए। सेकंड देखते हैं, ओनली सम साइक्लोन डेवलप एन आई, ऐसा ये भी सही है, मतलब ठीक है, कुछ ही डेवलप जो है आई डेवलप करते हैं और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। द टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ द साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री। देखो डिफरेंस होता है 3-4 डिग्री का, लेकिन 10 डिग्री सेल्सियस का इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होते, तो आंसर सी सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने साथ के साथ बताने की कोशिश की, क्योंकि ये ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, तो ये आपको पता भी होना चाहिए, इस वजह से मैंने इसको पहले क्वेश्चन को रिपीट नहीं किया। एनीवे, अगले क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग टाइगर हैबिटेट या टाइगर रिजर्व विच वन ऑफ द हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। तो यहाँ पे सी सही है कि जो नागार्जुन सागर सरिस्लम है उसमें जो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है वो लार्जेस्ट है, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट जो है लार्जेस्ट है, राइट। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रिवीजन थ्रू एमसीक्यू क्वेश्चन तो 2 जून के भी हम यहाँ पे डिस्कस कर ले, मैंने बोला है कि मैं 4 जून तक के डिस्कस करूँगी। खैर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Every census is independent for India from 1951 to 2011 has published data on scheduled caste and scheduled tribe but not on the other caste. I can repeat, जो सेंसस है, सेंसस के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए, हर एक जो सेंसस है इंडिपेंडेंट इंडिया का 1951 टू 2011 वो डाटा पब्लिश करता है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड, लेकिन अदर कास्ट उसमें इंक्लूड नहीं की गई है। क्या स्टेटमेंट आपके हिसाब से सही है? द सेंसस प्रोवाइड अ पोर्ट्रेट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन वाइल द CEC इज़ टूल टू आइडेंटिफाई बेनिफिशियरीज ऑफ अ स्टेट स्पॉट। तो आपको पता ना कौन सा यहाँ पे सही है? तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एवरी सेंसस जो नए इंडिपेंडेंट इंडिया का रहा है 1951 से लेके 2011, उनके द्वारा शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के बारे में इंफॉर्मेशन पब्लिश की गई है। और SEC मतलब जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 उसके बारे में कुछ थोड़ा सा जानते हैं। एक ये मेजर एक्सरसाइज है, ऑब्टेन डाटा अबाउट द सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द वेरियस कम्युनिटीज। इट हैड 2 कंपोनेंट, एक तो रूरल एंड अर्बन हाउस होल्ड को सर्वे करना एंड रैंकिंग करना हाउस होल्ड की किसके प्री सेट पैरामीटर के ऊपर, एंड कास्ट सेंसस ऑल्सो। However, only the detail of the economic condition of the people in the rural and urban were released. The caste data has not been released till now, right? ओके, मतलब जो SC/ST का जो कास्ट डेटा है वो अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया है, राइट। डिफरेंस बिटवीन द सेंसस एंड जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, क्या डिफरेंस है अगर ये पूछ लिया जाए? जो सेंसस है वो पोर्ट्रे करता है पूरी इंडियन पॉपुलेशन को, तो मतलब जो सेंसस है कंप्लीट इंडियन पॉपुलेशन के बारे में बताता है, वाइल द सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो एक टूल है जो बेनिफिशियरी को स्टेट स्पोर्ट के साथ हम आइडेंटिफाई करते हैं। सिंस द सेंसस फॉल्स अंडर द सेंसस एक्ट ऑफ 1948 ऑल द डेटा कंसिडर्ड कॉन्फिडेंशियल। मतलब जो सेंसस फॉल अगर मतलब देखो सेंसस फॉल अंडर द सेंसस एक्ट ऑफ 1948, ठीक है, मतलब जो सेंसस है वो किसके थ्रू होता है? तो सेंसस एक्ट जो 1948 में बनाया गया था उसके थ्रू सेंसस कंडक्ट कराया जाता है। जितना भी डेटा होता है कॉन्फिडेंशियल, वेयर ऑल द पर्सनल इंफॉर्मेशन गिवन द SECC इज ओपन फॉर यूज बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टू ग्रांट एंड और एड डिस्ट्रिक्ट बेनिफिट टू हाउस होल्ड, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट आप याद रख लेना। मतलब आपसे एक पॉइंट में पूछा जाए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सेंसस और सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में। देखो जो सेंसस है वो कंप्लीट इंडियन पॉपुलेशन के बारे में जानकारी देता है, लेकिन जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है वो बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। जो सेंसस है वो सेंसस एक्ट 1948 के तहत ऐड करता है, लेकिन जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दिए जाते हैं, ताकि मतलब बेनिफिशियरी को या फिर टारगेटेड बेनिफिशियरी को हम टारगेट कर सकें, राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द यूसेज ऑफ आधार एंड सेफ्टी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब हमसे अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आधार के बारे में और उसकी सेफ्टी के बारे में। दो आधार कार्ड एक्ट है, आधार एक्ट 2016 में मेक इट क्लियर दैट आधार ऑथेंटिकेशन इज नेसेसरी फॉर अवेलिंग सब्सिडीज बेनिफिट एंड सर्विसेज दैट आर फाइनेंस्ड फ्रॉम द काउंसिल फंड ऑफ इंडिया। मतलब ये है कि जो आधार एक्ट है ये मैंडेटरी करता है कि अगर आप कॉन्सोलिड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकाल के कोई भी सर्विस ले रहे हैं तो वो आधार एक्ट आपके पास होना चाहिए, मतलब आधार आप कवर होने चाहिए। द रिक्वेस्टिंग एंटिटी वुड हैव टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द इंडिविजुअल बिफोर कलेक्टिंग हिज और हर आइडेंटिटी एंड इंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन इज ओनली यूज फॉर द ऑथेंटिकेशन पर्पज ऑन द सेंट्रल आइडेंटिफाई डेटा रिपोजिटरी। मतलब ये है, मान लीजिए आप रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी बेनिफिट लेने के लिए जो गवर्नमेंट को, तो जो आपको द रिक्वेस्टिंग एंटिटी वुड हैव टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द इंडिविजुअल बिफोर कलेक्टिंग। अच्छा, मतलब गवर्नमेंट को आपको कंसेंट लेना पड़ेगा, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा आपसे कंसेंट लेना पड़ेगा ऑफ द इंडिविजुअल बिफोर कलेक्टिंग हिज आइडेंटिटी। मतलब अगर गवर्नमेंट कुछ आइडेंटिटी कलेक्ट वगैरह कर रही है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे मांग रही है
and ensure that no information is only used for the authentication purpose on the central data repository identity repository। तब बताना कौन सा यहाँ पे सही है। देखो मैं बताती हूँ, सी दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। आधार एक्ट टारगेट डिलीवरी फाइनेंस एंड अदर सब्सिडी बेनिफिट एक्ट ऑफ 2016, मतलब जो आधार एक्ट हम बोलते हैं 2016 का, वो ऐसा नहीं है, उसका नाम ही में इसका मतलब छुपा होता है। टारगेटेड डिलीवरी करने के लिए, मतलब आधार एक्ट क्यों लिखना है, टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडी बेनिफिट सर्विस एक्ट ऑफ 2016। ये जो है ऑथेंटिकेट करता है आधार को और सब्सिडी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। अगर आप कौंसिल फंड ऑफ इंडिया से लेते तो आप आधार के अंडर कवर होने चाहिए। द रिक्वेस्टिंग आइडेंटिटी वुड हैव टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द इंडिविजुअल बिफोर कलेक्टिंग हिज और आइडेंटिटी एंड इंश्योर दैट द इन्फॉर्मेशन इज ओनली यूज्ड फॉर ऑथेंटिकेशन पर्पस ऑफ द सेंट्रल आइडेंटिटी डाटा रिपोजिटरी, राइट। मतलब जो आपकी डाटा है वो सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिकेशन करने के लिए यूटिलाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो आधार के बारे में जब आप कवर हो रहे थे तो इन्फॉर्मेशन ली और फिर बाद में किसी कंपनी को भेज दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। द एक्ट मेक इट क्लियर दैट द कॉन्फिडेंशियल नीड टू बी मेंटेन्ड एंड द ऑथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी यूज फॉर एनीथिंग अदर देन द स्पेसिफाइड पर्सन। मतलब जो भी स्पेसिफाइड पर्पज़ के लिए आपसे इन्फॉर्मेशन ली जा रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी पर्पज़ के लिए ली जानी चाहिए, किसी और पर्पज़ जो है यहाँ से फुलफिल नहीं होना चाहिए। आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिकेशन रिकॉर्ड वुड हैव ओनली बी लाइबल टू बी प्रोड्यूस परसुएंट टू एन ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और बाय सम वन ऑफ द सेक्रेटरी रैंक और अबाउट इट द इंटरेस्ट ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी बट द इशू एसोसिएटेड विद आधार बट डज द कैग ऑडिट, ये आपको पता होना चाहिए। एनीवे लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। UIDAI के बारे में पूछा जा रहा है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इट इज़ मैंडेटरी टू असाइन अ 16 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर टू ऑल द रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब UIDAI के द्वारा जो है 16 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है। क्या स्टेटमेंट सही है? इट वर्क अंडर द जुडिक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कौन सी स्टेटमेंट आपके हिसाब से सही है? तो बी यहाँ पे सही है। यस, UIDAI जो एक स्टेट्यूटरी अथॉरिटी है जो एस्टेब्लिश की गई थी 12 जुलाई 2016 को। पेरेंट बॉडी की बात करते हैं, वर्क अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इनिशियली UIDAI जो है सेटअप की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन जनवरी 2009 एज एन अटैच्ड ऑफिस अंडर द एज ऑफ द प्लानिंग कमीशन। मैंडेट की बात करते हैं तो अभी ये 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है ना कि 16। टोटल की बात करें तो मतलब एज ऑफ 31 अक्टूबर 2021 UIDAI के द्वारा जो है 1.31 करोड़ आधार नंबर दिए जा चुके हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के बारे में। क्या ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है? इट इज़ एडमिनिस्ट्रेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे सिर्फ ए है सही है। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो एडमिनिस्टर की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ MSME के द्वारा। ओके, इसको जो है 2008-2009 में लॉन्च किया गया था। इट इज़ अ क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम विच प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट थ्रू सेटिंग अप ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेज वेल सब्सिडी अप टू 35% इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ MSME फॉर लोन्स अप टू 50 लाख इन मैन्युफैक्चरिंग एंड 20 लाख इन द सर्विस सेक्टर। इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो नेशनल लेवल पे खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक नोडल एजेंसी है। स्टेट लेवल की बात करते हैं तो KVIC डायरेक्टर स्टेट खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर एंड बैंक्स। आगे बढ़ चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो है किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है। आई अगेन रिपीट, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। वन स्टॉप पोर्टल है फैसिलिटेट ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट ऑफ कॉमन यूज गुड्स एंड सर्विस। द पोर्टल इज ओपन फॉर ऑल गवर्नमेंट बाय सेंट्रल एंड स्टेट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज एक्सेट्रा। प्राइवेट बायर कैन नॉट बाय ऑन द प्लेटफॉर्म बट प्राइवेट प्लेयर कैन सेल्फ प्रोड्यूस। तो याद रखिएगा जो प्राइवेट प्लेयर है वो सेल कर सकते हैं लेकिन बाय नहीं कर सकते। लेकिन अभी थोड़ा सा अमेंडमेंट इसमें किया गया था, जो कोऑपरेटिव है वो यहाँ पे बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। मतलब कलेक्टिव पर्पज़ के लिए अगर कोई चीज़ GEM से लेना चाहती है तो खरीद भी सकते हैं। ओके, नोडल मिनिस्ट्री की बात करें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यहाँ पे इस पूरी स्कीम को टैकल करके चलती है। आगे बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC लिमिटेड इशू किया गया एक रिन्यूएबल बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी 2022। NTPC लिमिटेड एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है या एक टाइप से PSU एंड द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। क्या आपको कौन सी स्टेटमेंट सही लगती है? मैं दोबारा से इसको डिफाइन करने की कोशिश करती हूँ। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जिसको हम NTPC के नाम से जानते हैं उसके द्वारा रिन्यूड किया गया है बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी 2022 की।
एनटीपीसी लिमिटेड एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में काम करती है। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रिसेंटली नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा इशू की गई बायोडाइवर्सिटी पॉलिसी 2022 से एक इंटीग्रल पार्ट है एनटीपीसी इन्वायरमेंट पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव का अलाइन विद एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी पॉलिसी। एनटीपीसी की बात करते हैं पीएसयू है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। एक ये महारत्ना कंपनी है। चलो आपको ये बताना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। एनटीपीसी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर में, वैसे आप ये भी पता लग सकते हैं। हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम अभी न्यूज़ में था, आपको बताना ये क्या है। क्या ये एक रशियन रडार सिस्टम है, क्या ये इंडिया का इंडिजिनसली एंटी मिसाइल प्रोग्राम है, या फिर एक अमेरिका मीडियम रेंज रॉकेट सिस्टम है, या फिर फोर्थ नंबर पे अ डिफेंस कोलाबोरेशन है बिटवीन द कनाडा एंड यूक्रेन। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है। आई अगेन रिपीट द क्वेश्चन। हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट जो है अभी न्यूज़ में है, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे एक ये जो हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है वो एक टाइप से एन अमेरिकन मीडियम रेंज रॉकेट सिस्टम है। तो ये आप याद रख लीजिएगा। यूनाइटेड नेशन विल सेंड M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम ऑल्सो नोन एज द हिमार्स अवार्ड ऑन यूक्रेन। हिमार्स आर मीडियम रेंज रॉकेट सिस्टम। हिमार्स जो है हाईटेक लाइट वेट रॉकेट लॉन्चर है डेट व्हील माउंटेड गिवन इट मोर एजिलिटी एंड मैनेवरेबिलिटी ऑन द बैटलफील्ड। Which of the following nation was the first Gulf country to normalize ties with Israel and only the third Arab nation to do so after Egypt and Jordan? मतलब ये है कि अभी जो गल्फ़ कंट्रीज़ है, गल्फ़ कंट्री से कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो अपने रिलेशन को नॉर्मलाइज करना चाह रही है विद इज़राइल। मतलब गल्फ़ कंट्री ऐसी कौन सी है जो नॉर्मलाइज करना चाह रही है अपने रिलेशन विद इज़राइल एंड ओनली द थर्ड, और ये अपने आप में थर्ड कंट्री बनी है आफ्टर इजिप्ट एंड जॉर्डन जिसने ऐसा किया। तो आपको बताना कौन से ये ऑप्शन में से आंसर सही। तो बहरीन, इवन ये जो कंट्रीज़ हैं यूएई तो ठीक है, ये इजिप्ट है, जॉर्डन है, लेकिन अब यहाँ पे यूएई ही कीजिएगा, है ना, क्योंकि अभी अब्राहम रिकॉर्ड भी साइन किया गया है। इससे पहले इजिप्ट एंड जॉर्डन अपने रिलेशन को अच्छा कर चुका है इन सब चीज़ों के साथ। आगे बढ़ते हैं। इजराइल एंड यूनाइटेड एमिरेट हैव साइंड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इट इजराइल कंक्लूड विद एन अरब कंट्री। द डील स्क्रैप्स कस्टम ड्यूटी ऑन 96% ऑफ कोल प्रोडक्ट टेबल। यूएई जो है फर्स्ट गल्फ कंट्री टू नॉर्मलाइज टाइज विद इजराइल एंड ओनली द थर्ड अरब कंट्री टू डू सो आफ्टर द इजिप्ट एंड जॉर्डन। आगे बढ़ चलते हैं। वर्ल्ड मिल्क डे एस्टेब्लिश किया जाता है, बताइए भी किसके द्वारा वर्ल्ड मिल्क डे एस्टेब्लिश किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ग्रीन पीस इंडिया, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट। थर्ड ऑप्शन है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही है, फूड एंड एग्रीकल्चर FAO के द्वारा बेसिकली इसको मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो जून 1 इज ऑब्जर्व एट द वर्ल्ड मिल्क डे एवरी ईयर। थीम अब की बार की है बच्चों, एक मिनट। The theme of the World Milk Day 2022 is to bring attention to the climate change crisis and how the dairy sector can reduce its impact on the planet, right? The aim is to achieve dairy net zero by reducing greenhouse gas emission over the next 30 years and improving waste management in order to make the dairy sector sustainable. ये जो है FAO के द्वारा स्टेब्लिश किया गया है ऑफ द यूनाइटेड नेशन टू डायरेक्ट रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ मिल्क एज अ ग्लोबल फूड। इंडिया जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर कंट्री है विद 22% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन फॉलोड बाय यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। टॉप 5 मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश, राइट। आगे बढ़ चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पॉलिसी विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव यू एक्सेप्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या है? डी है अपॉर्चुनिटी डेवलप वन सेल्फ फुली। मतलब लिबर्टी अगर आपसे पूछा जाए कि एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है, देखो जब भी ऐसे वर्ड है लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये एक पॉजिटिव वर्ड है। इसमें नेगेटिव जब भी नोट आ जाए आपको लग सकता है कि वो सही है, ऐसा हो सकता है, लेकिन हम इस जब इन कॉन्सेप्ट को डिफाइन करते हैं तो पॉजिटिव सेंटेंस को हम निकालना होता है। देखो प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ट्रायनी, ट्रायनी एक नेगेटिव है, ट्रायनी ऑफ पॉलिटिकल हो सकता है लेकिन ये लिबर्टी में नहीं आता है। वैसे भी एब्सेंट ऑफ रिस्ट्रेन ये भी हो सकता है लेकिन ये नेगेटिव है, एब्सेंस मतलब नहीं है, कुछ नहीं होना, तो ये नेगेटिव है। अदरवाइज तो ये हो भी सकता है, ये भी सही है, वैसे तो कोई गलत नहीं है लेकिन बेस्ट पॉसिबल है। तो पॉजिटिव एक वर्ड है तो पॉजिटिव सेंटेंस ही उसके लिए यूटिलाइज करना चाहिए। तो डी ऑप्शन यहाँ पे इस वजह से सही आता है क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर तो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है। लिबर्टी कैन बी सीन फ्रॉम 2 पर्सपेक्टिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नेगेटिव लिबर्टी इज द एब्सेंस ऑफ द ऑब्स्टेकल, बैरियर और कॉन्स्टेंट। पॉजिटिव लिबर्टी जो है पॉसिबिलिटी ऑफ एक्टिंग और द fact of acting in such a way as to make control of one life and realize one's fundamental purpose. One way surprise that the purpose of ensuring that one has no obstacle or to realize one's full potential. Therefore option B cover, अच्छा ये पूछा जाए, ये बताने की कोशिश की जाए। बी जो है नेगेटिव सेंटेंस है, बाकी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चला। अफगानिस्तान जो है किसको बॉर्डर करता है? ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ चुका। अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ के गए होते 4 जून को पेपर था लेकिन 3 जून जो है इनसाइट के द्वारा ये क्वेश्चन बता दिया जा चुका है। एनीवे वैसे भी आपको पता होना चाहिए अफगानिस्तान की कौन कौन सी कंट्री है जो टच करती है। तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान,
ताजिकिस्तान। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही, फर्स्ट एंड थर्ड सही है। जस्ट सेकंड यहाँ पे फोटो दिखाने की कोशिश की होगी। देखो ये आपके सामने अफगानिस्तान है, आपको वही इसमें ये ताजिकिस्तान है, ओके, ये उज्बेकिस्तान है, ये आपका तुर्कमेनिस्तान है और ये ईरान है और पाकिस्तान है। तो पी इसको आप तारीख के साथ याद कर सकते हो, कुछ एक मतलब एक्रोनियम बना के, तो ज़्यादा अच्छा होगा। चाइना से टच नहीं करता है, तो पहले तो ये पता ही होना चाहिए। इंडिया से टच करता है लेकिन थोड़ा सा एरिया शायद से ये मैप थोड़ा सा गलत है, ये इस तरीके का मैप होना चाहिए था, है ना। एनीवे यू कैन सी, रुक जाओ जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पे कौन कौन सी है, कौन कौन सी कंट्री है, जैसे देखो ईरान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है। तो ये सारी कंट्रीज़ को टच करते हैं। किर्गिस्तान नहीं करता, काजाकिस्तान नहीं करता है। देखो 5 सेंट्रल कंट्री उसमें ही कंफ्यूज होगा। 5 सेंट्रल कंट्री काजाकिस्तान है तो किर्गिस्तान, के वाली कंट्री उसमें से टच नहीं करती है। तो करती कौन कौन है, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। वैसे उज्बेकिस्तान एक लैंड आउट कंट्री है, तो ईरान करता है, पाकिस्तान करता है, इंडिया भी करता है, लेकिन चाइना नहीं करता है, ठीक है। आगे बढ़ चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, LED It was launched by the government of Sweden and India at the United Nations Climate Summit 2019. I again repeat the question. अभी जो है लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, लीड IT, it was launched by the government of Sweden and India at the United Climate Action Summit 2019. Lead it together countries and companies that are committed to action to achieve the Paris Agreement. तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट सही है। देखो दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है। लीड इट इज नथिंग बट ये एक समिट हुई थी, आई अगेन रिपीट, इट वाज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन एंड इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन एंड इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और एट द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट 2019। लीड इट टुगेदर करता है कंट्रीज एंड कंपनीज दैट आर कमिटेड टू एक्शन टू अचीव द पैरिस एग्रीमेंट। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सही है। आगे बढ़ चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लीड इट ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन गैदर कंट्रीज एंड कंपनी दैट आर कमिटेड टू एक्शन टू अचीव द पैरिस एग्रीमेंट। इट वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन एंड इंडिया एट द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन फंड 18 सितंबर 2019, सपोर्टेड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। पर्पज़ ये है, लीड इट रिमेंबर सब्सक्राइब द नोशन दैट एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री कैन एंड मस्ट प्रोग्रेस ऑन लो कार्बन पाथवे एमिंग टू अचीव दैट net zero carbon emission by 2050. The management board is made up of the representatives from the Sweden, India and the World Economic Forum. The secretariat is managing the work of the leadership group and is hosted by the Stockholm International Institute. आगे बढ़ चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप के बारे में। इट इज़ द ओनली लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ऑपरेशन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। क्या स्टेटमेंट सही है? आई अगेन रिपीट, इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप के बारे में बात की जा रही है। क्या ये ओनली लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है जो ऑपरेशनल है पूरे वर्ल्ड के अंदर? क्या स्टेटमेंट सही है? आई अगेन रिपीट द क्वेश्चन। इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप के बारे में यहाँ पर पूरा अच्छा जा रहा है। ये एक ओनली लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं पे भी ऑपरेशनलेबल है। ये जो है अभी इसको उत्तराखंड के अंदर डेवलप किया गया है, लेकिन कनाडा की हमने यहाँ पे हेल्प ली है। क्या सेकंड स्टेटमेंट पूछा जाए, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन द एस्ट्रोनॉमर बिटवीन द जर्मनी, चाइना एंड इंडिया। नहीं, ये कनाडा की हेल्प से उत्तराखंड के अंदर लगाया गया। तो दैट्स व्हाई इट इज द न्यूज़। इट इज लोकेटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2450 मीटर ऑन द देवास्थल ऑब्जर्वेटरी कैंपस एट द आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेटरी साइंस इन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट एंड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज द ओनली लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ऑपरेशन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इट विल ऑल्सो होल्ड द यूनिक टैग ऑफ बीइंग द मेडन लिक्विड टेलीस्कोप ग्लोबली टू बी डिजाइंड एज एक्सक्लूसिव फॉर द एस्ट्रोनॉमिकल पर्पज। द इंटरनेशनल टेलीस्कोप फैसिलिटी द रिजल्ट ऑफ द कोलैबोरेशन बिटवीन द एस्ट्रोनॉमर फ्रॉम कनाडा, बेल्जियम एंड इंडिया, राइट। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 31 May ऑब्जर्व्ड एट द वर्ल्ड नो टोबैको डे एवरी ईयर टू स्प्रेड अवेयरनेस अराउंड द डेथ इफेक्टली फॉर टोबैको एंड कंजम्पशन। मतलब ये है कि 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? कि हम स्प्रेड कर सके अवेयरनेस अराउंड द डेडली इफेक्ट जो टोबैको कंजम्पशन से होते हैं। द मेंबर स्टेट ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड वर्ल्ड नो टोबैको डे इन 1987। द नंबर 3 स्टेटमेंट है द WHO हैज सेलेक्टेड केरला फॉर द वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2022। तो आपको था ना कौन सा यहाँ पे सही? थर्ड तो नहीं है, क्योंकि झारखंड को अभी इसको वर्ल्ड नो टोबैको डे का अवार्ड दिया गया है। मेंबर स्टेट ऑफ द WHO क्रिएटेड, हाँ तो ये भी हो सकता है। और मेरे हिसाब से फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है। देख लीजिएगा कौन सी स्टेटमेंट सही, पर मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दे रही हूँ। 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे एवरी ईयर मनाया जाता है। द मेंबर स्टेट WHO के द्वारा वर्ल्ड नो टोबैको डे को 1987 में बनाया गया था। नो टोबैको डे एवरी ईयर जो है मनाया जाए। थीम जो है वो फॉर 2022 है
tobacco threat to our environment. This drive aims to create awareness among the public or the detrimental impact of the tobacco cumulative produce, distribution and the waste on the environment beside human health. WHO जो सेलेक्ट किया झारखंड को एज द वर्ल्ड नो टोबैको डे, तो इस वजह से ये अभी न्यूज़ में हुआ करता था, पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रुप ऑफ 7 जो इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल फोरम है जहाँ पे रशिया एंड चाइना भी आते हैं, क्या स्टेटमेंट सही है? सेकंड देखते हैं, द G7 इज नॉट बेस्ड ऑन द ट्रीटी एंड हैज़ नो परमानेंट सेक्रेटेरिएट ऑफ ऑफिस, मतलब G7 को कोई भी सेक्रेटेरिएट या ट्रीटी के बेस पे इसको एस्टेब्लिश नहीं किया गया है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो मेरे हिसाब से बी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन फर्स्ट इज नॉट करेक्ट बिकॉज G8 का पार्ट हुआ करता था रशिया को जब निकाला गया था वो G7 बन गया था। चाइना इज नॉट पार्ट ऑफ द G7 राइट, इट इज द पार्ट ऑफ G20 एनीवे। और G20 की बार की मीटिंग 2022 की हमारी कंट्री में होती है, इस वजह से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। G7 इज नॉट बेस्ड ऑन द ट्रीटी एंड हैज़ नो परमानेंट सेक्रेटेरिएट और ऑफिस, प्रेसिडेंसी रोटेट्स एनुअली अमंग द मेंबर स्टेट विद द प्रेजाइडिंग स्टेट सेटिंग द ग्रुप ऑफ प्रायोरिटीज एंड हाउ होस्टिंग द ऑर्गेनाइजिंग इट्स समिट। The group of 7 is the intergovernmental political forum consisting of Canada, France, Germany, Italy, Japan, UK and USA। मतलब देखो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से सिर्फ 2 कंट्री हैं, USA एंड कनाडा, तो अभी कितने हो गई? 5 रह गई। ओके, एक रशिया, एक G7 में एशिया कंट्री भी है। कौन सी एशिया कंट्री है? तो जापान है। ओके, अब 4 कंट्री जो है यूरोप से हैं, तो वो 4 कंट्री आपको पता होना चाहिए। अगर फ्रांस है तो यूके भी पक्का आएगा, जर्मनी है और इटली है, ठीक है। तो याद रखिए स्पेन इसमें नहीं पार्ट बनाती है। आगे बढ़ चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे अगर हम चलेंगे तो अगला क्वेश्चन है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड है। इट वाज द फर्स्ट सच वर्ल्ड वाइड कन्वर्जेंस ऑन मॉनेटरी इन्वायरमेंट विद द थीम ओनली वन अर्थ, क्या स्टेटमेंट सही है? इट लेड टू द क्रिएशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। नंबर 3 देखते हैं, इट रिजल्ट इन द स्टॉकहोम डिक्लेरेशन विच कंबाइन प्रिंसिपल एंड एन एक्शन कैन कंटेनिंग रिकमेंडेशन ऑफ द इन्वायरमेंटल पॉलिसी। तो आपको पता ना कौन सा यहाँ पे सही है? देखो जब हम सही की बात करते हैं तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बारे में देखने की कोशिश करते हैं। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट वाज हेल्ड इन स्टॉकहोम बिटवीन June 5 to June 16, 17 इट वाज द फर्स्ट सच वर्ल्ड वाइड कन्वर्जेंस ऑन अ प्लानिटरी एनवायरनमेंट विद द थीम ओनली वन अर्थ। तो मेक श्योर कि यू रिमेंबर इट, ओनली वन अर्थ। इट रिजल्टेड द स्टॉकहोम डिक्लेरेशन विच कंटिन्यूड पॉलिसी एंड एन एक्शन प्लान कंटेन रिकमेंडेशन फॉर एनवायरमेंटल पॉलिसी। 3 dimensions ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस वर country seeing not to harm each other, environment or the areas beyond national jurisdiction, an action plan to study the threat to the earth environment, establishing of the international body called the United Environment Program to being operational among the countries, right? तो आप ये देख लीजिएगा। आगे बढ़ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ग्रिक्स के बारे में आ रहा है। क्या ग्रिक्स एक रेप्टाइल टाइप से है? आर फाउंड ऑन ऑल कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट अंटार्कटिका, क्या स्टेटमेंट सही है? इंडियन गोल्ड ग्रीको इज लिस्टेड द शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। तो आपको तो ना कौन सा यहाँ पे सही है? तो बी तो बिल्कुल सही है। देखो बी ही सही है, फर्स्ट गलत है क्योंकि ग्रेको देखो ग्रेको जो है रेप्टाइल है, फाउंड ऑल कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट अंटार्कटिका, तो फिर सही है फर्स्ट। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है बच्चों। These colorful lizards have adapted to habitat from rainforest described to the cold mountain slope. The Indian golden gecko और इसका दूसरा नाम है बेडोम गोल्डन गैको, एक स्पीसीज़ है गैको फैमिली की। इसको जो है ईस्टर्न घाट ऑफ इंडिया में पाया जाता है। अगर हम इस तरीके से बनाएं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका ये देखने को मिल जाएंगे ईस्टर्न घाट में। एंड ये जो है शेड्यूल फर्स्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इसको बताया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बफेलो पैक्स के बारे में। बफेलो मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे, बफेलो पॉक्स के बारे में आपको बताना है। क्या कि जूनेटिक डिजीज़ है जो एंडेमिक है टू इंडिया। इट इज़ क्लासिफाइड इन द ऑर्थोपायरेक्स एंड इट हैज़ इट्स रूट इन स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है। देखो सही की बात करें तीनों की दोनों स्टेटमेंट सही है। पहली बात तो ये है कि एक जूनोटिक डिजीज़ है, मैं यहाँ पे दिख दे रही हूँ, एक जूनोटिक डिजीज़ है एंड इट हैज़ रूट्स इन स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। It has its root in smallpox vaccine. Live virus used to inoculate buffaloes to produce the smallpox vaccine in India evolved into buffalo pox over time। समझ में? नहीं समझ में। देखो स्मॉल पॉक्स को निपटने के लिए एक बुफेलो पॉक्स से कुछ वैक्सीन निकाली जाती है। मतलब देखो कैसे बताया जाए। इट हैज़ रूट इन स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, लाइव वायरस यूज टू इनोकुलेट बफेलो। मतलब देखो लाइव वायरस बफेलो में डाल दिया जाता है। लाइव वायरस मान लीजिए ये आपकी बफेलो है और ये लाइव वायरस है जो हमने डाल दिया। अब ये क्या होगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब इन जो बहुत सारे नंबर हैं इनको बाहर निकाला जाएगा। जब ये बाहर निकाले जाएंगे और तो ये बहुत ज़्यादा नंबर में होंगे और इनको फिर दोबारा से मार दिया जाएगा एंड फिर ह्यूमन में इसको जो है
इनकोलेट कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि हमारी सुरक्षा हो जाएगी, या फिर ये कह लीजिए कि हमारे जो इम्यूनिटी है, मतलब हमारा जो इम्यूनिटी है, मतलब हमारा जो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है, उसको पता चल जाएगी कि अगर ऐसा कुछ आता है तो आपको अटैक करना है, मतलब हमारी बॉडी उसके प्रति एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देती है। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या है कि बफेलो यहाँ इससे इन्फेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ बफेलो पॉक्स, मतलब इसका ओरिजिनेटेड हम कह सकते हैं कि स्मॉल पॉक्स से है। इट इज कॉल्ड बफेलो वायरस। It is a pox virus for which the natural host is buffalo. It is classified the orthopyrex and symptoms क्या हो, लेजन्स वगैरह आ जाते हैं भैंसों वगैरह पे। आगे बढ़ते चलते हैं। इटालियन डैम अभी कहाँ पे लोकेट, ये पूछा जा रहा है। तो ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। अभी तक हम 3 टनल पढ़ चुके हैं जो अभी अरुणाचल प्रदेश में न्यूज़ में थे। एक तो टेपुचिया टनल था, एक सला टनल था, वो मूस की वजह से जो है न्यूज़ में था। 3rd नंबर पे अभी जो है इटालियन डैम अभी न्यूज़ में था अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो 3 चीज़ें हैं जो हमने अरुणाचल प्रदेश से रिसेंटली अभी पढ़ी है। ओके, इटालियन डैम इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। ओके, देखो, Wildlife Center and Conservatory Arunachal Pradesh have flagged threat to the local biodiversity from the purpose of the Italian hydroelectric project. The dam is located in Arunachal Pradesh, Dibang Valley. It proposed to develop a combination of 2 run of the river scheme and involve the construction of a concrete gravity dam on the Tengone and Dri River. The project falls under the richest biogeographical province of the Himalaya zone and one of the mega biodiversity hotspot of the world. आगे बढ़ चलते हैं। What are the advantage and disadvantage of the zero tillage in agriculture? बताइए भाई क्या एडवांटेज है जीरो टिलेज का। देखो, जीरो टिलेज का मतलब ये है, मान लीजिए ये आपकी एक सॉइल है, ओके, लेकिन आपने जैसे जब हम कुछ उगाते हैं तो क्या करते हैं, ट्रैक्टर लेके इस जो ये सॉइल है उसको थोड़ा सा पोरस बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसी को हम टिलेज कहा जाता है। और जीरो टिलेज का मतलब ये है जिस तरीके की यहाँ पे जो सॉइल है यहीं पे एज इट इज़ बीज गिरा दिया जाए। अगर पोरस करना भी है तो हम यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट या फिर वर्मी जो हमारे बैक्टीरिया वगैरह हैं या फिर जो केचुए वगैरह होते हैं वहाँ पे हम छोड़ देते हैं, वो ऑटोमेटिकली पोरस कर देते हैं। वो इस तरीके से पोरस करते हैं जो एक न्यूट्रिएंट मिक्सिंग का काम करते हैं। या फिर टिलेज का मतलब ये कह लीजिए न्यूट्रिएंट मिक्सिंग इन अ वेरी शॉर्ट टर्म। सोइंग ऑफ व्हीट इज पॉसिबल विदाउट बर्निंग द रेसिड्यू ऑफ द प्रीवियस क्रॉप। मतलब ये है, अगर हम जीरो एडवांटेज ये हो सकता है जीरो टिलेज का, जो हम व्हीट को सो करते हैं तो जो प्रीवियस क्रॉप है उसको हम रेसिड्यू में मिक्स नहीं करते हैं। विदाउट द नीड फॉर द नर्सरी ऑफ अ राइस सैपलिंग, डायरेक्ट planting of the paddy seeds in the wet soil is possible. Carbon sequestration in the soil is possible. तो आपको पता है ना कौन सा यहाँ पे सही है, तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके बारे में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो रिवीजन फ्रेम्स क्वेश्चन है 4 जून 2022 का, उसके बारे में चलते हैं। और ये लास्ट मतलब पार्ट होगा, 4 जून तक ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, फिर एक बार रिवाइज ज़रूर किया जाएगा, राइट। और फिर हम कल से जो है हर रोज़ का बनाना स्टार्ट कर देंगे। जो आज कितनी डेट है, जस्ट अ सेकेंड, 23 जुलाई है। जो 23 जुलाई है उसका हम 23 जून में आना चाहिए ना, ठीक है। 23 जून का भी हम बनाएंगे और आप उसको देख सकते हैं। चलो हम 4 जून को डिस्कस करते हैं। देखो जब हम 23 जून को बनाएंगे तो रिवीजन फ्रेम्स के क्वेश्चन और 23 जुलाई लेंगे, ठीक है। वहाँ पे हम जो इनसाइड के सिक्योर के क्वेश्चन हैं उसको हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन को वहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। इसका रीज़न ये है कि मेंस में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प पहुँचाएगा, तो इस वजह से ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया जाएगा, दोनों अलॉन्ग विद एक साथ ही स्टार्ट किया जाएगा। और ये कंटिन्यू रहेगा अंटिल अनलेस यू, कब तक रहेगा चलो मैं बता दूँगी कब तक रहेगा, जब तक मेंस नहीं हो जाता है मोस्ट प्रोबेबली वहीं तक, या फिर सितंबर के एंड तक ये आपका कंटिन्यू रहेगा, राइट। ओके, इस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, तो देख लिया जाएगा विद टाइम कि कब तक ये कंटिन्यू रहेगा। लेकिन ये जो वीडियो है अब आपकी डेली आएगी, जिसमें हम इनसाइड सिक्योर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। जो रिवीजन फ्रेम्स के क्वेश्चन है एंड और जो क्विज वाला सेक्शन है उसको भी हम लेने की कोशिश करेंगे, राइट। लेकिन वो वीकली आएगा, वो आपका डेली नहीं आएगा। डेली सिर्फ एक वीडियो आएगी पर डे के हिसाब से एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, जिसमें हम इनसाइड के सिक्योर के क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे होंगे, जहाँ पे आपकी मैप पे प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, राइट। ओके, और जो इंपॉर्टेंट इशू फिलहाल चल रहे हैं उसमें थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाएगा, ज़्यादा तो नहीं, सिर्फ 1-2 स्लाइड उसको मैं फॉर्मली बना के आपको बता देंगे, ठीक है। ओके, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेसिग्नेटेड नोडल बॉडी फॉर द इंटरपोल इन इंडिया। बताइए भाई, तो याद रखिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो या फिर सेंटर CBI, तो याद रखिए भाई CBI है। प्लीज़ मेक श्योर यू रिमेंबर इट, राइट। ओके, CBI जो है डेसिग्नेटेड नोडल बॉडी फॉर इट्स इंटरपोल इन इंडिया।
It work in the close coordination with the Interpol and other member countries for the sharing of inputs related to the transnational crime। मतलब जो मतलब हमारी कंट्री में होते हैं ट्रांसनेशनल जो भी क्राइम होते हैं वो क्राइम जो है इंटरपोल को बताना होता है एंड इंटरपोल हेल्प भी करता है अगर उनकी जो भी इनपुट वगैरह है तो वो हेल्प करता है इस चीज़ में, ठीक है। इंडिया हैज़ बीन मेंबर सिंस 1956। लाइक एनी मेंबर नेशन इंडिया मेंटेन अ नेशनल Central Bureau, which serve as the national platform for cooperation between the domestic law enforcement unit and the international police community। NCB जो है designated contact point for the Interpol। India has collaborated with the Interpol in tackling myriad of organized crimes such as the poaching, wildlife tracking, spurious drug and fake medicine racket among other, right। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओके। एथेनॉल जो है बेसिकली अल्कोहल है जिसमें 99.5% प्लस प्योरिटी विच कैन बी यूज फॉर ब्लेंडिंग विद द पेट्रोल। मतलब एथेनॉल एक टाइप से एक बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म का एथेनॉल है। एथेनॉल इज नथिंग बट C2H5OH, राइट, ओके। ब्लेंडिंग विद पेट्रोल इन इंडिया एथेनॉल इज प्रोड्यूस फ्रॉम द शुगर केन ओनली। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारी प्रोडक्ट है जहाँ से हम एथेनॉल को बना रहे हैं। इवन ब्लेंडिंग की जो 20% कर दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, टाइम भी कम कर दिया गया। पहले 2030 तक हमें इसको कंप्लीट करना था लेकिन अब 2025 किया गया। तो ये यहाँ पे सही है। इथेनॉल इज बेसिकली अल्कोहल ऑफ 99% प्लस प्योरिटी विच कैन बी यूज फॉर ब्लेंडिंग विद पेट्रोल। इथेनॉल जो है ना हाइड्रोइथाइल अल्कोहल है हैविंग केमिकल फॉर्मूला C2H5OH, कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम शुगर केन, मेज, व्हीट एक्सेट्रा विच हैविंग हाई स्टार्च कंटेंट। इन इंडिया जब हम बात करते हैं इथेनॉल इज मेनली प्रोड्यूस फ्रॉम शुगर केन मोलासेस बाय द फर्मेंटेशन प्रोसेस। इट अलाउ द इंजन टू मोर कम्प्लीटली कंबस्ट विद द फॉइल। तो ये इसकी कुछ इसके फ़ायदे हैं। अगर हम बेनिफिट की बात करते हैं, ये जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करते हैं, इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करते हैं, सपोर्ट करता है एग्रीकल्चर सेक्टर को ये सपोर्ट करते हैं। और ये जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल है, एडिशनल इनकम भी जनरेट करके देते हैं, तो ये इसका फ़ायदा है। और जो ब्राज़ील है वो बहुत ज़्यादा अच्छा इसमें कर रहे हैं, ठीक है। विद रेफरेंस टू इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग aircraft consists of following statement। The concept of eVTOL aircraft merged during the World War II। It uses electric power to hover, take off and land vertically। तो B यहाँ पे सही है। The concept of the eVTOL managed 2009 when a video of the NASA Pofen eVTOL concept went viral on November 11th 2009 showcasing a simple person concept rendering। इसको आप छोड़ दीजिए, छोड़िए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन CCO के बारे में पूछा जा रहा है। आपको बताना है कौन सी इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट है। इट इज़ सबऑर्डिनेट ऑफिस द मिनिस्टर ऑफ कोल। क्या मतलब मिनिस्टर ऑफ कोल है, उसके सबऑर्डिनेट ऑफिस है ये। इट कलेक्ट एंड मेंटेन कोल प्रोडक्शन डेटा ऑफ ऑल प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर माइन इन द कंट्री। मतलब जो प्राइवेट सेक्टर पे कोल का प्रोडक्शन किया जाता है, पब्लिक सेक्टर में जो कोल का प्रोडक्शन किया जाता है, उसके डेटा को मेंटेन करके रखता है। इट एज एपलेट अथॉरिटी इन केस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द कंज्यूमर एंड द ओनर अराइजिंग आउट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ अ ग्रेड एंड साइज ऑफ कोल, यू कैन से। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द कोल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इज सबऑर्डिनेट ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कोल हैविंग इट्स हेडक्वार्टर कोलकाता एंड फील्ड ऑफिस एट धनबाद, रांची, बिलासपुर, नागपुर, संबलपुर, कोथागुदान एंड असनसोल। It collect and maintain coal production data of all private and public sector coal mine in the country। The information is collected on a monthly basis। What was the CCO setup? Office of the Coal Control in 1916 is the oldest office in the Indian coal sector। तो याद रखिएगा जो CCO है मतलब कोल कंट्रोल ऑफिस है वो सबसे पुराना है माना जाता है कोल के फील्ड में। 1916 में इसका गठन किया गया था। इवन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का गठन भी 1916 में ही माना जाता है, जिसका हेडक्वार्टर आपको कलकत्ता के अंदर मिल जाएगा। द मेन एम बिहाइंड सेटिंग ऑफ दिस ऑफिस वाज टू हैव अ गवर्नमेंट कंट्रोल डेडिकेशन मेड द कोल रिक्वायरमेंट इन द वर्ल्ड वार फर्स्ट। मतलब मेन एम ये था कि वर्ल्ड वार फर्स्ट में कोल रिक्वायरमेंट जो है गवर्नमेंट की मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट की कम नहीं होनी चाहिए। Acute scarcity of coal necessitated promulgation of Colliery Control Order 1944 for effective control of production, distribution, pricing of coal. Subsequently, it was revised by a more comprehensive order in 1945. Later in 1996, distribution and the pricing of the coal was deregulated. बाद में 1996 में कब 1996 में जो प्राइस है उसको डीरेगुलेट कर लिया गया। फाइनली द कोलरी कंट्रोल रूल 2004 वाज पब्लिश बाय द गवर्नमेंट इन अगस्त 2004। फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी CCO की क्या है, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या है, जैसे इंस्पेक्शन करना, डायरेक्टिव को इशू करना, डिक्लेरेशन वगैरह करना, टू रेगुलेट डिस्पोज ऑफ स्टॉक ऑफ कोल मतलब जो स्टॉक है उसको डिस्पोज वगैरह करना कि ये एक्सपोर्ट करना है या नहीं करना, लाइक डैट। क्वालिटी सर्विलेंस करना कि किस क्वालिटी के साथ जो
कोयल निकाला जाता है, इज इट राइट और नॉट, कि वहाँ पे कोई चाइल्ड लेबर तो नहीं हो रहा, लाइक दैट। टू ग्रांट ओपनिंग री ओपनिंग परमिशन, तो कोल माइन को ओपन करना है या नहीं करना है, अगर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो किस तरीके से बंद करना है। मतलब अगर देखो गवर्नमेंट कोई भी रूल निकालती है तो उसको फॉलो करने वाली यही पर्सनैलिटी होते हैं, यही ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, इसके ही मेंबर वहाँ पे जाते हैं तो वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं ग्राउंड लेवल पे। असेसमेंट कलेक्शन ऑफ एक्साइज ड्यूटी लेविड ऑन ऑल कोल रेज्ड एंड डिस्पैच्ड, सबमिशन ऑफ द मंथली कोल डेटा टू डिफरेंट मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, राइट। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कोल सेक्टर वाज नेशनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंदिरा गांधी। आपको बताना है क्या स्टेटमेंट सही है। जो कोल सेक्टर है उसको नेशनलाइज कर दिया जा चुका था अंडर इंदिरा गांधी, क्या स्टेटमेंट सही है। नाउ कोल ब्लॉक्स आर लोकेटेड इन वो ब्लोटरी बेसिस, जो कोल ब्लॉक है वो ब्लोटरी बेसिस पे जो है होते हैं, मेरे हिसाब से बिडिंग होती होगी, लोटरी तो पहले है के ज़माने में थी मैंने। टिल रिसेंटली इंडिया इंपोर्टेड कोल टू मीट द शॉर्टेज ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई, मतलब अभी तक भी जो इंडिया है इंपोर्ट करता है कोल को डोमेस्टिक सप्लाई, बट नाउ इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन कोल प्रोडक्शन। क्या आपको लगता है क्या स्टेटमेंट सही है। अब उतना कौन सा यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट सही है भाई, देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है। जस्ट अ सेकंड, मुझे भी थोड़ा कन्फ्यूजन है। देखो इन कोल सेक्टर वाज नेशनल, तो बिल्कुल सही बात है। नाउ कोल ब्लॉक जो है लोटरी बेसिस नहीं है, बिडिंग प्रोसेस से जो है इसको किया जाता है। रिसेंट इंडिया जो है इंपोर्ट करता है मीट द शॉर्टेज, नहीं अभी भी जो है इंडिया इंपोर्ट ही करता है अपनी जो भी डोमेस्टिक शॉर्टेज है उसको फुलफिल करने के लिए, राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको बताना कौन सा इनमें से करेक्ट है। कोल ऐश कंटेन आर्सेनिक, लेड एंड मरकरी, ठीक है। कोल ऐश जो है उसमें आर्सेनिक होता है, मैं लिख दे रही हूँ, आर्सेनिक होता है, लेड होता है, क्या ये सही है, और मरकरी भी पाया जाता है थोड़े अमाउंट में। कोल फायर्ड पावर प्लांट सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीडाइज, मतलब देखो कोल फायर पावर जो है क्या वो सल्फर डाइऑक्साइड को निकालता है, नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड होता है उसको निकालता है, आपको लगता है। हाईएस्ट कंटेंट इज ऑब्जर्व्ड इन द इंडियन कोल, तो आपको कौन सा यहाँ पे सही है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। बाकी आप यहाँ पे दोबारा से इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो जो कोल में है कई सारे जो मेटल है वो पाए जाते हैं, आर्सेनिक, लेड एंड मरकरी। कोल फायर प्लांट रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इनटू द एनवायरनमेंट। हाई ऐश कंटेंट इज ऑब्जर्व्ड इन इंडियन कोल, तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात की जा रही है। इट इज़ अ मल्टीलेटरल या मल्टीनेशनल कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग 5 पार्टिसिपेटिंग स्पेस एजेंसी। इट इज़ नाउ द वर्ल्ड ह्यूमन मेड इन द लो अर्थ ऑर्बिट। इट इज शेड्यूल्ड टू बी डीकमीशन आफ्टर 2022। तो थर्ड स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है इसका रीज़न मैं बताती हूँ, क्योंकि 2031 तक इसको डीकमीशन कर दिया जाएगा, तो इस वजह से ये तो गलत होगी। नासा के द्वारा इसको बोला गया है। इट इज़ नाउ द लार्जेस्ट ह्यूमन मैन मेड बॉडी इन द लो अर्थ ऑर्बिट, तो ये सही है, ये लार्जेस्ट है। अगर जो भी अभी तक जितनी भी चीज़ ह्यूमन के द्वारा स्पेस के अंदर भेजी गई है, ये एक मल्टीनेशनल कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है जिसमें 5 पार्टिसिपेटिव स्पेस एजेंसी यहाँ पे कोलैबोरेट करती हैं। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट है, बाकी यहाँ पे करेक्ट नहीं है। ISS प्रोग्राम एक जॉइंट प्रोजेक्ट है बिटवीन द 5 पार्टिसिपेटिंग स्पेसेस, जैसे नासा हो गया, रोस्कोस्मो हो गया, जाक्सा हो गया, ESA हो गया एंड CSA हो गया। बाकी आप इसके बारे में देख सकते हैं, नो द बिग डील। जो लास्ट स्टेटमेंट है वो अच्छा है, क्योंकि देखो ISS इज अ शेड्यूल टू बी डीकमीशन आफ्टर 2024 टू लीव प्लेस फॉर द लूनर गेटवे, अ स्मॉल आउटपुट दैट विल ऑर्बिट द मून। दिस इज द इंटरनेशनल इनिशिएटिव पार्ट ऑफ द USA लेड आर्टेमिस प्रोग्राम दैट अगेन सीज चाइना एक्सक्लूडेड। ओके, मतलब ये कोशिश की जाए 2024 तक जाएगा, ताकि जो आर्टेमिस मिशन है, आर्टेमिस मिशन के साथ जो स्पेसक्राफ्ट जाएगा वो लो अर्थ ऑर्बिट को अगर हम वहाँ से हटा देंगे तो आसानी से वो घूम पाएगा अराउंड द मून। तो डेट्स वाई इट इज़ से दैट कि हम इसको पहले ही डीकमीशन कर दें, लेकिन 2031 तक जो नासा के द्वारा कंफर्म कर दिया जा चुका है, और ये इन्फॉर्मेशन आपको अर्लियर पार्ट में मिल जाएगी, राइट। यहाँ पे आप इसको पढ़ के देख लीजिएगा, आपको यही चीज़ें देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नोरो वायरस के बारे में। किसके बारे में बच्चा? नोरो वायरस। मैं लिख दे रही हूँ नोरो वायरस के बारे में। आपको बताना कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट सही है। देखो इट इज़ समटाइम रेफर टू एज द विंटर वोमिटिंग बग, वो बताना आपको। इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू द कंटामिनेटेड फूड, वाटर एंड सरफेस के द्वारा ये कंटामिनेटेड होता है, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है। नोरा वायरस जो है हाईली कंटेगियस वायरस दैट ऑल्सो समटाइम रेफर टू एज द स्टमक फ्लू और द विंटर वोमिटिंग बग। इट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड, वाटर एंड सर्फेसेज। द प्राइमरी रूट इज द ओरल फैकम। इट इज सिमिलर टू डायरिया इंड्यूसिंग कोरोनावायरस एंड इन्फेक्ट पीपल अक्रॉस एज ग्रुप। डिजीज आउटब्रेक टिपिकली अकर अबाउट क्रूज शिप इन नर्सिंग होम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फिशिंग कैट के बारे में। क्या है फिशिंग कैट के बारे में? इट हैज़ बीन लिस्टेड एज वल्नरेबल ऑन द यूएसएन रेड लिस्ट। इट इज द स्टेट एनिमल ऑफ ओडिशा। नहीं, देखो ये तो गलत है। फिशिंग कैट अभी न्यूज़ में थी क्योंकि अभी इसका फर्स्ट सेंसस किया गया है चिल्का लेक में, और चिल्का लेक की जो अथॉरिटी उनके द्वारा इसको किया गया है, और जो आपकी एक इंटरनेशनल लेवल की बॉडी है उसके द्वारा भी यहाँ पे फंडिंग की गई है। ये जो वल्नरेबल है ये तो बिल्कुल सही है। इवन जो आपके
एशियाटिक चीते हैं वो तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, लेकिन जो अफ्रीकन चीते हैं जो साइज़ में थोड़े बड़े होते हैं, जो हम नामीबिया से लेकर आए, कुनो नेशनल पार्क में लेकर आ रहे हैं, वो थोड़े से बड़े होते हैं और उनकी जो कैटेगरी वो भी वल्नरेबल है। ठीक है, ये शायद आपको पढ़ाया हुआ है, दैट्स व्हाई आई रिपीटिंग इट। द फिशिंग कैट इज नॉक्टर्नल, एक्टिव एट नाइट, स्टेट एनिमल ऑफ वेस्ट बंगाल इसको माना जाता है। मेक श्योर यू रिमेंबर इट प्लीज़। और ये नॉक्टर्नल होते हैं, मतलब ये रात को अपना शिकार करने के लिए निकलती हैं या फिर अपनी जो भी डेली मतलब अपनी जो भी फिजियोलॉजिकल डिमांड है उसको रात को ही कंप्लीट करती हैं, दिन में सोती हैं। हैबिटेट जो है इंडिया फिशिंग कैट का वो मैंग्रोव फॉरेस्ट है सुंदरबन के, एंड फुट हिल ऑफ द हिमालय लॉन्ग द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर वैली इन द वेस्टर्न घाट, राइट। ओके, इसकी जो प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो IUCN रेड लिस्ट में इसको वल्नरेबल की कैटेगरी किया गया है। साइट्स की अपेंडिक्स 2 में है, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1970 शेड्यूल फर्स्ट में है। फिशिंग कैट प्रोजेक्ट लॉन्च इन 2010 स्टार्टेड राइजिंग अवेयरनेस अबाउट द कैट इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अंडर विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफर ऑफ द ट्राइबल लैंड टू द प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग टू बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। मतलब ऐसा कौन सा शेड्यूल है जहाँ पे ट्राइबल लैंड अगर है, मान लीजिए ट्राइबल लैंड है, ओके, और इसको जो ट्रांसफ़र ट्राइबल के द्वारा इसको बेच दिया गया, लेकिन इसको नल एंड वाइड किया जा सकता है किस शेड्यूल के अंदर में, किस शेड्यूल के अंदर में। तो याद रखिएगा ये पूछा जा चुका है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो 5th शेड्यूल के द्वारा किया जाता है। तो 5th शेड्यूल जो है, हाँ बी यहाँ पे सही है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन शायद पूछा हुआ क्वेश्चन है, यस 2019 में इसको पूछा गया और 2021 में भी इसको रिपीट किया गया था। खैर, तो यहाँ पे शेड्यूल यहाँ पे सही हो जाएगा। नॉन पॉपुलरली नोन एज द समानता जजमेंट, इट इज नलिफाइड ऑल माइनिंग लीजेस ग्रांटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन द शेड्यूल एरियाज एंड आस्क टू स्टॉप ऑल माइनिंग ऑपरेशन ओनली द स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इज द कोऑपरेटिव ऑफ द ट्राइबल ऑफ पीपल इट कुड टेक। बाकी आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा ना। तो ये था बच्चों, आपको 4 जून 2022 तक के हमने ये क्वेश्चन कर लिए। अब हम 23rd जून पे चलते हैं।